So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we will be discussing about the second method to calculate slope and deflection. पहला method हमने complete कर लिया है, that is double integration method. Now we are moving on to the second method. Second method is Macaulay's method. Now this Macaulay's method is nothing but it is an improvement over double integration method, जो क्या करता है डबल इंटीग्रेशन मेथड की सुटेबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज करता है। हमने देखा था कि डबल इंटीग्रेशन मेथड सिर्फ तभी सुटेबल है व्हेन द लोडिंग इज कॉन्टिन्यूस। अगर लोडिंग में कोई सडन चेंज आ जाता है, जैसे कि पॉइंट लोड लग जाता है, देन डबल इंटीग्रेशन मेथड वाज नॉट एप्लीकेबल। या तो जो यूडीएल है वो कंप्लीट स्पान में नहीं लग रहा है, कुछ स्पान के कुछ पोर्शन में लग रहा है, देन मेथड वाज नॉट एप्लीकेबल। सिमिलरली यूनिफॉर्मली वराइंग लोड अगर कंप्लीट स्पान में नहीं लग रहा है, स्पान के कुछ पोर्शन में लग रहा है, तब डबल इंटीग्रेशन मेथड वाज नॉट एप्लीकेबल। सो जहाँ पे भी अगर सडन चेंजेस आ जा रहे हैं तो उस केस में हम डबल इंटीग्रेशन मेथड को नहीं अप्लाई कर पा रहे थे, तो उसी जो उसका लिमिटेशन है उसको ओवरकम किया है किसने, मैकॉलेज मेथड में। सो इट इज नथिंग, Macaulay's method is nothing but it is an extension over double integration method. Now Macaulay's method क्या है? Macaulay method is nothing but double integration method ही है। Macaulay's का method भी वही equation को use करता है, that is ei d2y by dx square is equals to mx। बट जो Macaulay का method है उसमें ये जो mx का वैल्यू है, इस mx को लिखने का देयर इज अ स्पेसिफिक वे। ठीक है, आप जैसे जनरल कंडीशन में mx को लिखते हैं, mx की इक्वेशन को लिखते हैं, वैसे नहीं लिखना है। मैकॉले ने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताया, एक स्पेसिफिक तरीका बताया जिससे कि आप क्या लिखेंगे, इस mx के इक्वेशन को लिखेंगे। अदर देन दैट सभी चीजें सेम ही है। ठीक है, बस ये जो mx का जो इक्वेशन है कि इक्वेशन लिखने का प्रोसीजर, ये इक्वेशन लिखने का तरीका, इक्वेशन लिखने के स्टेप्स मैकॉले ने कुछ डिफरेंट दिए हैं। सो बिफोर मूविंग टू मैकॉलेज मेथड हम पहले देखते हैं कि इसकी सुटेबिलिटी क्या है। सो प्लीज राइट दिस मेथड इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड it is suitable for prismatic beams carrying discontinuous loading. That is, the equation of bending moment is different along the length of beam. ठीक है, so equation of bending moment हमने क्या पढ़ा था इन द केस ऑफ डबल इंटीग्रेशन। क्या क्राइटेरिया था कि जो इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट है वो एक ही इक्वेशन पूरे स्पान के लिए डिफाइंड होना चाहिए। स्पान के लिए हम अलग अलग इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट नहीं होनी चाहिए, एक ही इक्वेशन लिखना है जो कि पूरे स्पान के लिए वैलिड होना चाहिए। बट इन दिस केस अगर स्पान के अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आ रहा है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई व्हाट, मैकॉलेज मेथड। ठीक है, सो इट इज एन बेसिकली इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर व्हाट, इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर डबल इंटीग्रेशन मेथड। नाउ पहले आप समझिए ये मेथड क्या बोलता है। सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर अ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड दिस सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू discontinuous loads like this is P1, this is P2, position is, so this is A, this is B and this is L। तो इस तरीके से कुछ डिसकॉन्टिन्यूस लोड लग रहा है स्ट्रक्चर पे एंड वी विल एनालाइज दिस स्ट्रक्चर फॉर स्लोप एंड बेंडिंग मोमेंट अकॉर्डिंग टू मैकॉलेज मेथड। सो यहाँ पे वी हैव टू कंसिडर अ सेक्शन। नाउ सेक्शन आपको ऐसा लेना है दैट इट रिप्रेजेंट्स मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन। ठीक है, आपको ऐसा सेक्शन लेना है कि वो मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करे। मतलब सेक्शन या तो लास्ट पार्ट में होना चाहिए, अगर आप लेफ्ट टू राइट एक्स की वैल्यू ले रहे हैं तो सो इफ यू आर टेकिंग एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो सेक्शन लास्ट में होना चाहिए, एंड इफ यू आर टेकिंग एक्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो सेक्शन जो है वो फर्स्ट पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, सो यू हैव टू राइट मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की आपको मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखनी है। सो इन दिस केस आई एम कंसिडरिंग एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में एक्स की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं, दिस इज एक्स।
ठीक है। सो या तो आपको फर्स्ट जो पोर्शन है, अगर आप फर्स्ट पोर्शन में x की वैल्यू कंसिडर करते हो तो आपको x कहाँ से लेना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और अगर आप लास्ट पोर्शन में x सेक्शन कंसिडर करते हो तो आपको x लेना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस तरीके का सेक्शन लेना है, दैट उसमें जो इक्वेशन आएगा बेंडिंग मोमेंट का, दैट इज मोस्ट जनरलाइज, मतलब उसमें सारे लोड्स कवर होने चाहिए, इधर RA भी कवर हो जाएगा, P1 भी हो जाएगा, P2 भी हो जाएगा। तो ऐसा आपको सेक्शन लेना है कि सभी लोड्स को ये कवर करें, ठीक है। सो या तो आपको फर्स्ट वाले पोर्शन में लेना है या तो लास्ट वाले पोर्शन में लेना है। अगर फर्स्ट वाले पोर्शन में ले रहे हो तो आप x लोगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और अगर आप लास्ट वाले पोर्शन में सेक्शन कंसिडर करोगे तो x लोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सो इन दिस केस इसने क्या बोला था, जो आप मोमेंट की इक्वेशन लिखोगे mx, सो mx लिखने के लिए आपको सबसे पहले RA निकालना पड़ेगा, दिस इज RA, दिस इज RB। सो जब आप मोमेंट का इक्वेशन लिखोगे mx, यू विल राइट RA इंटू एक्स। कैसा लगेगा ये RA इंटू एक्स, इट विल एक्ट इन सैगिंग, ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर को सैग करेगा लाइक दिस। तो RA इंटू एक्स विल बी पॉजिटिव। फिर क्या आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे इस P की वजह से मोमेंट, ये P क्या करेगा, इस बीम को हॉक करेगा, इस सेक्शन के अबाउट बीम को हॉक करेगा। तो यू विल राइट माइनस P1 इंटू कितना डिस्टेंस है, P1 का डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेक्शन एक्सेस, इट इज x माइनस a, तो इट इज x माइनस a माइनस P1 इंटू एक्स माइनस a। नाउ फिर कौन से लोड का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, P2 क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब ये क्या कर रहा है, ये भी हॉक कर रहा है। सो यू विल राइट माइनस P2 इंटू डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, P2 एंड x के बीच में कितना डिस्टेंस है, इट इज x माइनस बी। सो P2 इंटू एक्स माइनस बी। नाउ मैकॉले ने क्या बोला कि जो सारे टर्म्स होंगे, दैट टर्म्स शुड बी सेपरेटेड बाय अ लाइन, ठीक है। एक हैच्ड लाइन से सारे टर्म सेपरेटेड होंगे। वो लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये जो हैच्ड लाइन है, ये हैच्ड लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि इस लाइन के बाद के जो टर्म्स है दैट मे बी एप्लीकेबल और मे नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है। जो टर्म्स है मोमेंट की इक्वेशन में, the terms in the moment equation, it must be separated by a line, and this line will represent कि next term may be applicable or may not be applicable। next term applicable हो भी सकता है, applicable नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो मैकॉले ने बोला कि जो मोमेंट का इक्वेशन आप लिखोगे, दैट मोमेंट का इक्वेशन आप लिखने के बाद सेपरेट करोगे बाय हैच्ड लाइन, एंड दिस हैच्ड लाइन रिप्रेजेंट द नेक्स्ट टर्म मे बी एप्लीकेबल और मे नॉट बी एप्लीकेबल। मतलब क्या है कि अगर आप इस x सेक्शन को यहाँ पे कंसिडर करते हैं इन द पोर्शन ए बी, इफ दिस x सेक्शन इज इन ए बी, मतलब ए बी पोर्शन में आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है, तो फॉर ए बी पोर्शन सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट वैलिड, ठीक है। अगर आप ए बी पोर्शन में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ये सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज नॉट वैलिड, क्योंकि आपका सेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। अगर सेक्शन यहाँ पे आएगा तो सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन है, RA का कंट्रीब्यूशन है मोमेंट में, तो इन दिस केस सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म विल नॉट बी वैलिड। सिमिलरली अगर आप BC पोर्शन में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, BC पोर्शन में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो ये सेक्शन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। देन इन दैट केस क्या क्या एप्लीकेबल रहेगा, RA एंड P1, दैट मीन दिस थर्ड टर्म इज नॉट वैलिड, ठीक है। सो अगर आप BC पोर्शन में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की बात करोगे तो फॉर दैट केस फर्स्ट एंड सेकेंड आर वैलिड, थर्ड इज नॉट वैलिड, थर्ड वाला टर्म इज नॉट वैलिड। अगर आप थर्ड पोर्शन में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो इन द पोर्शन CD, देन इन दैट केस RA भी वैलिड है, P1 भी वैलिड है एंड P2 भी वैलिड है, दैट मीन्स ऑल द थ्री टर्म्स आर वैलिड। सो मैकॉले ने क्या बोला, जो भी बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन में आप टर्म्स लिखोगे, दैट टर्म्स आर सेपरेटेड बाय वर्टिकल लाइन, एंड दैट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स दैट नेक्स्ट टर्म मे बी एप्लीकेबल और मे नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है। समझ में आया इतना। इसके बाद मैकॉले ने क्या बोला, इसके बाद मैकॉले ने बोला कि जो हर फोर्स की वैल्यू आप लिखोगे,
हर टर्म को आप रिप्रेजेंट करोगे, हर टर्म के साथ में एक मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एसोसिएटेड रहेगा। देखिए ये क्या है, दिस इज नथिंग बट मैथमेटिक्स। ये जो पूरा ये मैकॉले हमको सिखा रहा है, ये मैकॉले कुछ नहीं कर रहे हैं, मैकॉले सिर्फ मैथमेटिक्स लगा रहे हैं और मैथमेटिक्स के आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। सो मैकॉले ने क्या बोला कि हर लोड के टर्म्स के साथ में एक मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एसोसिएटेड रहेगा। अब आपने अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, उसी टाइप का एक फंक्शन है, एक टाइप का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, दैट इज मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। सो मैकॉले ने क्या बोला, हर लोड के साथ में एक मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लगा होगा। जैसे ये पहला लोड कौन सा है, आर ए के साथ में जो एक्स है, दिस इज नथिंग बट मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा क्या है P1, तो P1 के साथ जो ये x माइनस ए, दिस इज नथिंग बट मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तीसरा लोड है P2, इसके साथ में जो लगा है x माइनस बी, दिस इज नथिंग बट मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो हर लोड के साथ में जो मल्टीपल होगा, दैट मल्टीपल शुड बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, दैट मल्टीपल शुड बी इन टर्म्स ऑफ मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और ये मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या बताएगा, मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बताएगा इस लोड का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू जो आपका सेक्शन है वो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द कंसर्न सेक्शन XX। इस XX सेक्शन से जो लोड है उसका डिस्टेंस बताएगा, कौन बताएगा, मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया। मैकॉले ने क्या बोला, हर लोड के साथ में एक मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मल्टीप्लाई में रहेगा एंड वो मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या बताएगा, लोड का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द कंसर्न क्रॉस सेक्शन। जो क्रॉस सेक्शन आपने लिया है उस सेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको बताएगा लोड का पोजीशन। कौन बताएगा, मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नाउ इन दिस केस मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या क्या हो जाएगा, मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन फॉर RA इज x, फॉर P1 इज x माइनस a एंड फॉर P2 इज x माइनस b। ठीक है, सो मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन RA के लिए क्या है, x है, P1 के लिए क्या है, x माइनस a है एंड P2 के लिए क्या है, इट इज x माइनस b। ठीक है, सो मैकॉले ने बोला हर लोड के साथ में जो भी मल्टीपल है, दैट मल्टीपल शुड बी इन टर्म्स ऑफ मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। वो मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की टर्म्स में होना चाहिए। एंड मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, इट इज एक्सप्रेशन जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो उस लोड की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू द सेक्शन। जो आपने सेक्शन कंसीडर किया है उसके रिस्पेक्ट में लोड की पोजीशन मेंशन कर रहे हैं। इतना समझ में आया आपको। नाउ नेक्स्ट मैकॉले ने बोला, अभी मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट मैकॉले ने बोला दैट इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज टू बी एडेड आफ्टर फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज टू बी एडेड आफ्टर फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। देखिए मैकॉले ने क्या बोला, जब आप इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट फर्स्ट टर्म के बाद ही लगा दोगे, ठीक है। लास्ट टर्म के बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लगाओगे, फर्स्ट टर्म के बाद ही लगा दोगे। क्यों, बिकॉज दीज नेक्स्ट टर्म्स मे बी एप्लीकेबल और मे नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, अभी हमने देखा था ना, ये जो बार है, ये जो लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेक्स्ट टर्म में बी एप्लीकेबल, मे नॉट बी एप्लीकेबल। और अगर आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट लास्ट टर्म के बाद लगाते हो तो ये क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी एप्लीकेबल नहीं होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर आप इस इक्वेशन का भी इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आएगा ही। सो इसलिए मैकॉले ने बोला कि जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो आप कहाँ पे लगाओगे, आफ्टर द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। पहली टर्म के बाद में ही आप लगा दोगे क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक चीज और बोली मैकॉले ने सेकंड लास्ट, दैट इंटीग्रेशन ऑफ मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज टू बी डन एज अ होल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए इज x माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2 एंड नॉट एज इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ax। ठीक है, मैकॉले ने क्या बोला कि जो मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है उसका आप इंटीग्रेशन एज अ होल करोगे, दैट इज x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, x माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2, एंड ऐसा नहीं लिखोगे x स्क्वायर बाय 2 माइनस ax। ठीक है, यू विल राइट x माइनस ए होल स्क्वायर बाय
2। लास्ट चीज जो बोली मैकॉले ने, दैट इज नॉट टू कंसीडर नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो टर्म को आपको निग्लेक्ट कर देना है, वो टर्म को आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। सो नेगेटिव वैल्यू आपको मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की कंसिडर नहीं करना है। सो अब एक देखते हैं कि मैकॉलेज मेथड के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते हैं। सो एम एक्स क्या था, एम एक्स इज आर ए इंटू एक्स माइनस पी वन इंटू एक्स माइनस ए minus p2 into x minus b. So I can write ei d2y by dx square, this is equals to ra into x minus p1 into x minus a minus p2 into x minus b. इंटीग्रेट करिए इसको, you will get ei into dy by dx, this is equals to ra into x square by 2 plus c1. तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहाँ पे लगा देना है आपको, आफ्टर द फर्स्ट टर्म ही आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देना है। सो लगा दिया आफ्टर फर्स्ट टर्म हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट माइनस p1 इंटू एक्स माइनस ए। अब x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या बोला, x माइनस ए का इंटीग्रेशन बोला x माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2 माइनस p2 इंटू एक्स माइनस बी। एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस बी होल स्क्वायर बाई 2। अब देखिए कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इस तरीके से ये इंटीग्रेशन के रूल्स कैसे चेंज कर सकता है। तो ये इंटीग्रेशन के कोई रूल इसमें चेंज नहीं हुए हैं, इस तरीके से इंटीग्रेशन करने से कोई भी रिजल्ट में डिफरेंस नहीं आता। देखिए आप जो है x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस ए आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। मैकॉले ने क्या बोला, x माइनस ए का इंटीग्रेशन दैट इज x माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2। डिफरेंस क्या आता है, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x by 2 which is equals to x square by 2 minus ax प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो आप ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों में इधर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, तो ए स्क्वायर बाई 2 का डिफरेंस आया ना। एंड दिस ए स्क्वायर बाई 2 इज व्हाट, इट इज कांस्टेंट। तो अगर आप इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू नहीं भी लिखते हो और ये कांस्टेंट c1 लिखते हो तो इसकी जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ए स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, आपने लिखना था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ए एक्स, आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाय 2। ये ए स्क्वायर बाय 2 आपने एक्स्ट्रा लिखा है ना, तो ये ए स्क्वायर बाय 2 इज व्हाट, दिस इज अ कांस्टेंट एंड यहाँ पे आपने c1 लिखा है, तो ये ए स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू इस c1 में कॉम्पनसेट हो जाएगी, ठीक है। दिस a square by 2 is a constant, this c1 is also a constant, तो constant plus constant is another constant, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। सो मैकॉले ने क्या किया, इस a स्क्वायर बाय 2 को एक्स्ट्रा लिखा है एंड उसकी वैल्यू को कहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया, c1 में। सो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन के रूल्स को वॉयलेट नहीं कर रहे। भाई हम और तुम क्या चैलेंज कर सकते हैं मैकॉले को, मैकॉले वाज अ वेरी बिग मैथमेटिशियन, उसको हम क्या करेंगे, उसने पूरी मेथड बना दी है, सब लोग पढ़ रहे और उसको स्टूडेंट्स चैलेंज करते नहीं ये इंटीग्रेशन ही गलत है, गलत तरीके से इंटीग्रेशन किया। भाई गलत तरीके से नहीं किया, उसने घुमा के इंटीग्रेशन किया है बस। सो इट इज, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। नाउ अब c1 की वैल्यू निकालने के लिए एंड c2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या रखेंगे, एंड कंडीशन रखेंगे। पर पहले हम डिफ्लेक्शन का भी इक्वेशन निकाल लेते हैं, दैट इज ei इंटू वाई, दिस इज इक्वल्स टू आर ए इंटू एक्स क्यूब बाई 6 प्लस c1x प्लस c2। अब लगेगा यहाँ पे पहला लाइन अब लगेगा सारे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स होने के बाद, माइनस p1 इंटू एक्स माइनस ए का होल क्यूब बाई 6 माइनस p2 इंटू एक्स माइनस बी का होल क्यूब बाई 6। तो ये आ गया हमारा डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। नाउ डिफ्लेक्शन का इक्वेशन आने के बाद हम क्या करते हैं, हम c1 एंड c2 की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज बाय पुटिंग एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे एंड कंडीशंस रखिए, कैसा था हमारा बीम, द बीम वॉज सिंपली सपोर्टेड, ये सिंपली सपोर्टेड था, दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 0, y कितना है 0 बिकॉज पॉइंट ए इज हिंज सपोर्ट। तो एट x इज इक्वल टू ए y इज 0 एंड एट x इज इक्वल टू l y इज 0। तो हमारे पास दो एंड कंडीशन है, एट x इज इक्वल टू ए y इज 0। अब इसको आप समझिए ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एट x इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू 0। मतलब आप कौन से पोर्शन में है, यू आर इन दी पोर्शन ए बी, आप ए बी पोर्शन में है। एंड ए बी पोर्शन में क्या तीनों टर्म्स कंसिडर करोगे? नहीं, मैकॉले ने क्या बोला था, ये बार से सेपरेट किया है। क्यों किया है? बिकॉज नेक्स्ट टर्म मे बी एप्लीकेबल, मे नॉट बी एप्लीकेबल। दैट मीन्स अगर आप ए बी रीजन में हो तो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज नॉट एप्लीकेबल। सो एट एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज 0। इसके लिए आप कौन कौन सी टर्म यूज करोगे? ओनली फर्स्ट टर्म। सो ई आई इंटू 0, दिस इज इक्वल टू आर ए इंटू, सॉरी, एट एक्स इज इक्वल टू 0 था ना, एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई 0। सो आर ए इंटू 0 प्लस C1 इंटू 0 प्लस C2, तो C2 कितना आ जाएगा? 0। तो C2 कितना आ गया? C2 इज 0। नाउ अब देखिए यहाँ पे आप एक और चीज नोटिस कर सकते हैं कि हमने सेकेंड और थर्ड टर्म को क्यों नहीं कंसिडर किया। देखिए मैकॉले ने क्या बोला था, जहां भी मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी वहां पे आपको कंसिडर नहीं करना है। मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की वैल्यू जब भी नेगेटिव होगी तो आपको मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को कंसिडर नहीं करना है। अब यहाँ पे आप रखिए x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 रखा तो मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो गया? x माइनस ए। क्यूब को नहीं देखना है, मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज व्हाट? इट इज x माइनस ए, नॉट x माइनस ए का क्यूब। ठीक है, स्क्वायर हो, क्यूब हो कि पावर 4 हो, उसको नहीं देखना है, हमें मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को देखना है। तो मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? इट इज x माइनस ए। सो यहां पे आपने x की वैल्यू 0 रखी तो मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो गया? इट इज माइनस ए। आपको कंसिडर नहीं करना है। जहां पे भी मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा वहां पे आपको कंसिडर नहीं करना है। दैट मीन्स ये टर्म कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पे आपने x की वैल्यू 0 रखी तो मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो गया? x माइनस बी। x 0 है तो मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो गया? माइनस बी। दैट मीन्स आपको इसको भी कंसिडर नहीं करना है। सो x माइनस ए, ये माइनस ए हो गई वैल्यू, x को 0 रखा तो इसको कंसिडर नहीं करना है। x माइनस बी, x को 0 रखोगे तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, इसको कंसिडर नहीं करना है। स्क्वायर क्यूब पावर को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को ही देखना है। तो x माइनस ए, x माइनस बी दोनों क्या हो गए? नेगेटिव हो जाएंगे तो इनको कंसिडर नहीं करेंगे। सो यहाँ से C2 आ गया 0। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू L, y कितना है? y इज 0। एंड बी पे भी तो y 0, एंड बी पे x कितना है? x इज L। तो एट x इज इक्वल टू L, y कितना है? 0। सो अब देखिए यहाँ पे एट x इज इक्वल टू L, y इज 0। अब बताइए कौन कौन सी टर्म आप कंसिडर करेंगे? आप कौन से पोर्शन में आ गए? यू आर इन दी पोर्शन सी डी, आप सी डी पोर्शन में, सी डी पोर्शन में एट एक्स इज इक्वल टू L, मतलब इस पोर्शन में आ गए ना सी डी में। तो सी डी पोर्शन में दैट मीन्स आपको फर्स्ट टर्म भी कंसिडर करना है, सेकेंड भी, थर्ड भी। फर्स्ट भी कंसिडर करना है, सेकेंड भी और थर्ड भी। पॉजिटिव नेगेटिव के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हो। यहाँ पे देखिए x माइनस ए, x माइनस ए दैट इज L माइनस ए, पॉजिटिव है या नेगेटिव? इट इज पॉजिटिव, मतलब ये कंसिडर करना है। x माइनस बी दैट इज L माइनस बी, x की वैल्यू रखिए L, तो L माइनस बी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। L बड़ा है B से, L बड़ा है A से, दैट मीन दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को कंसिडर करना है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे आपको तीनों टर्म्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो एट x इज इक्वल टू L, y इज 0। So from here you will get ei into y, this is equals to ra into L cube by 6 plus c1 into L, c2 तो 0 ही हो गया, माइनस p1 into L माइनस a का क्यूब by 6 माइनस p2 into L माइनस b का क्यूब by 6। यहाँ से y क्या है? दिस y is 0, you can get the value of c1, c1 can be calculated। ठीक है, यहाँ से आप C1 की इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। तो समझ में आया मैकॉलेज मेथड क्या है, कैसे है? सिंपल वही है, मैकॉले मेथड इस कुछ डिफरेंट नहीं है, वही है, डबल इंटीग्रेशन मेथड का ही एक्सटेंशन है। बट वो मैथमेटिशियन था मैकॉले, इसलिए उसने अपना एक प्रोसीजर दिया है इंटीग्रेशन करने का, मोमेंट के इक्वेशंस को लिखने का। ठीक है, तो अब इनको पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे ताकि आपको ये मेथड हमेशा याद रहे, जब भी आप रिवाइज करो तो ईजिली आप रिवाइज कर पाओ। So please write point number 1 of Macaulay's method. All loads must be associated with Macaulay's discontinuous function. Second point,
vertical partition line represents remaining terms may be valid or may not be valid. थर्ड लिखे integration constant are to be added after the first term itself. फोर्थ पॉइंट लिखे while considering boundary conditions, or you will write while applying boundary conditions only valid terms are to be considered and remaining terms to be neglected. इसमें सब पॉइंट लिखे since x is equals to 0 is in first region AB, therefore only first term is considered while applying boundary condition of and E. में लिखिए नेक्स्ट इसी में ही पॉइंट है since x is equals to L is in the last region CD, therefore all the three terms are considered while applying boundary condition for and B. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टार मार्क करके कंसिडर those parts only which has positive Macaulay discontinuous function x minus a x minus b. ब्रैकेट में लिखिए नॉट x माइनस ए स्क्वायर और x माइनस ए क्यूब एक्सेट्रा. ठीक है, मैकॉले डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन सा है? x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स, ये मैकॉले डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, नॉट x माइनस ए होल स्क्वायर. पॉजिटिव वैल्यू आपको किसकी देखनी है? x माइनस ए की. ठीक है, ऐसा नहीं x माइनस ए होल स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा तो हमेशा ही कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, आपको मैकॉले डिसकंटिन्यूस फंक्शन की वैल्यू देखनी है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द फॉर्मेट ऑफ इंटीग्रेशन is noticeable. Notice that x minus b is integrated as x minus b whole square by 2 and not as x square by 2 minus bx, because x minus b represents position of particular load from concerned section, that is मैकॉले डिसकंटिन्यूस फंक्शन. ठीक है, तो x माइनस बी क्या है? इट इज़ अ मैकॉले डिसकंटिन्यूस फंक्शन, इसलिए उसका इंटीग्रेशन कैसे किया हमने? एज अ होल, दैट इज x माइनस बी होल स्क्वायर बाय 2. ऐसा नहीं किया x स्क्वायर बाय 2 माइनस बी एक्स, ऐसा नहीं किया. ठीक है, तो समझ में आया आपको मैकॉले मैथड? मैकॉले का मैथड समझ में आया? इट इज़ नथिंग, इट इज़ डबल इंटीग्रेशन ही है, बस कुछ उसके 2-4 स्पेसिफिक प्रोसीजर है वो आपको ध्यान रखना है.